मैं जब फ्रिक्शन पढ़ाता हूँ तो उसमें नियर अबाउट 4 क्लासेज 5 क्लासेज लगते हैं, लेकिन हमें इसको कुछ मिनट में खत्म करना है, रिवाइज कराना है। यही मेन एडवांस और नीट के लिए। नमस्कार, मैं डीवी सिंह कोटा से आज एक रिवीजन प्लान लेकर आए हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन को हम आज रिवाइज करेंगे। तो फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक सरफेस पर दूसरा सरफेस स्लिप नहीं करता, वो चिपका हुआ रहता है, कोल्ड वेल्डिंग टाइप का चिपका रहता है और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और इसको पता कैसे करें भाई? तो पता करने का तरीका क्या होता है कि फ्रिक्शन हटा दो। अगर फ्रिक्शन हटाने के बाद बॉडी चलना शुरू कर दिया तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, ये पता चल जाएगा। अगर मान लो कि फ्रिक्शन हटाए, सपोज कि यहाँ फ्रिक्शन मैंने हटा दिया और ये चलना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन नहीं हटाने पर नहीं चल रहा था, तो यहाँ फ्रिक्शन स्टैटिक है। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है और ये स्लिप नहीं करता है। तो जो लोकल बॉन्डिंग बॉन्ड बने हुए रहते हैं सरफेस के बीच में, ब्रेक नहीं करता है, तो हीट लॉस भी नहीं होता है इसलिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वह मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह म्यू एस एन होता है, जहाँ म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं और ये म्यू एस एन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। और यह हीट लॉस 0 होता है। अब कंटैक्ट फोर्स कहीं भी निकालना है तो कोई भी सरफेस है तो वह दो फोर्स लगाएगा भाई। एक तो नर्वाइजेशन ऐसे लगाएगा इस पर, और एक फ्रिक्शन मान लो ऐसे लगा रहा है, तो नर्वाइजेशन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकाल दो तो वह कंटैक्ट फोर्स हो जाता है। तो मैं कंटैक्ट फोर्स की बात अगर करते हैं, सपोज कीजिए, तो आपका मान लीजिए सपोज कीजिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है किसी सिचुएशन में आपको फ्रिक्शन इधर लग गया और आपका नॉर्मलाइजेशन इधर लग गया, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा ना वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। और ये इससे जो एंगल बनाएगा ना, तो इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। यानी एफ सी इजकल टू हो जाएगा आपको रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और आपको मैं बता दूं कि tan फाई जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालिएगा वो क्या हो जाएगा भाई? ये एंगल निकालना है तो यह भाई यह हो जाएगा एफ बाई ए। ठीक है ना? ये होता है, छोटा चीज है ये, तो आप जानते होंगे। अब मैं बता रहा हूँ एनालिसिस में काइनेटिक फ्रिक्शन जब स्लिप करना शुरू करता है सरफेस तो लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है म्यूकेन, जहां म्यूके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एफ लेस और इक्वल टू म्यू एस एन होता है किसी सरफेस पर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा और उस समय वो स्लिप नहीं करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन ए रिलेटिव भी 0 होगा। जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो ए रिलेटिव भी 0 होगा, देखिए, और भी रिलेटिव भी 0 होगा। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो भी रिलेटिव 0 होगा और हीट लॉस 0 नहीं होगा। ए रिलेटिव 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, अदर फोर्स भी तो रहते हैं। तो उस समय ए रिलेटिव की हम विदाउट सिचुएशन बात नहीं करेंगे। अब रहा बात कि सिचुएशन क्या है, कि अगर अप्लाइड नेट अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस अगर म्यू एस एन से क्या है, छोटा है, स्मॉलर है, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा और स्लिप नहीं करेगा, इसलिए ए 0 हो जाएगा, इसलिए एफ इक्वल टू एफ हो गया। इस सिचुएशन में देखो एफ आगे लगा, अगर ये इस पर स्लिप करने लगा तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वह एफ ग्रेटर देन म्यू एस एन हो जाएगा। अगर लेस देन म्यू एस एन है, लेस और इक्वल टू म्यू एस एन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और यह एक्सेलरेशन चूंकि 0 होगा, चूंकि नीचे वाला का एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो एफ को एफ बैलेंस करेगा और एफ इक्वल टू एफ होगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन आपको फोर्स डायग्राम से ही डिस्कस होगा। दूसरा क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे इस पर फोर्स एक 2 म्यू एस एम जी लग रहा है, तो ये यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस एन होगा। और म्यू एस एन होगा लेकिन ये बड़ा है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, इसलिए म्यू के एम जी पीछे लगा दिए और एक्सलेशन 2 म्यू एस एम जी माइनस म्यू के एम जी बाई एम हो गया। यहाँ से आपको एक्सलेशन निकल गया। अब यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। हमने एक सिचुएशन को लिया, बड़ा प्यारा सा सिचुएशन ले लिया कि एक ब्लॉक है और उस पर एक वेरिएबल फोर्स लगा दिया के टी। अब देखो टी 0 पर कोई पुलिंग पुशिंग फोर्स नहीं है, तो इस पर फ्रिक्शन 0 होगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे फोर्स लिनियरली बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा इस पर फ्रिक्शन, ये अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप करता, तो अगर फ्रिक्शन है लेकिन शुरू में स्लिप नहीं हो रहा, यानी इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगना शुरू करेगा। अब बढ़ते जा रहा है फोर्स, तो एक समय आएगा कि फ्रिक्शन ये जो है ना, इसकी लिमिटेशन है कि यह म्यू एस एम जी म्यू एस एम से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही यह वैल्यू आएगा तो उस समय तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो मान लेंगे कि हम टी इक्वल टू टी नॉट तक ले आपको काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तो क्या होगा उस समय इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो के टी इक्वल टू एफ हो जाएगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। और एफ लेस और इक्वल म्यू एस एम जी है, सोल्व करने से
टी नॉट की मैंने टी की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एम जी के आ गया। इससे कम टाइम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और भाई स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन निकालना आसान है, एफ इक्वल टू के टी हो जाएगा। और काइनेटिक पी जब ग्रेटर देन टी नॉट होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, ओके बड़ी बात है। तो यह एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आगे तो के टी पीछे म्यू के एम जी, अब भाई एम कर देंगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी खींच सकते हैं, ए को डीवी बाई डी टी करके, हाँ डीवी बाई डी टी करना तो इंटीग्रेशन में टी का लिमिट टी नॉट से टी लगाना, क्योंकि टी नॉट तक इस पर वेलोसिटी जीरो है, और उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी खींचा जा सकता है, एक्सेलरेशन टाइम भी ग्राफ खींचा जा सकता है। लेकिन यह फोर्स क्या होगा, तो शुरू के दिनों में ये बड़ा अच्छा सा एक ग्राफ आ गया नेचर का कि जैसे हम ग्रेजुअली फोर्स लगाएंगे तो शुरू के दिनों में अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, इसलिए एफ इक्वल टू क्या होगा एफ, इसलिए यह एंगल 45 होगा और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही वह लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, और म्यू के जो कि लेस होता है म्यू एस से, इसलिए थोड़ा ग्राफ नीचे आकर और म्यू के एम जी फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही रह जाएगा। ये ग्राफ पॉपुलर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमको प्रॉब्लम आती है कि किसी हमने कोई ऐसे फ्रेम में ब्लॉक को रख दिया जिसमें एक्सेलरेशन है, जैसे हमने इस प्लैंक पर इस ब्लॉक को रखा, प्लैंक ए नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए देखिए रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो पहले तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा रिलेटिव मोशन का। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें जाकर बैठ जाना चाहिए, तो हम इस पर जाकर बैठ जाएंगे, और इस पर जैसे हम बैठेंगे तो अब एक स्यूडो फोर्स लगेगा, चूंकि इसमें एक्सेलरेशन है तो एक स्यूडो फोर्स इधर लगा देंगे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लाइक उसका नेचर जो होता है रियल फोर्स टाइप का ही होता है, रियल फोर्स को बैलेंस भी कर सकता है, इसलिए एम ए नॉट इधर लग रहा है, तो ये अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं रहता तो इधर जाता, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है इधर। तो अब देखो मैं बता रहा हूं कि यहां पर बड़ा सिंपल है कि अगर अप्लाइड फोर्स इस फ्रेम में इस पर हो गया एम ए नॉट, और यह एम ए नॉट जो अप्लाइड फोर्स हुआ वह एम ए नॉट अगर लेस और इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस एन एन एम जी है, तो म्यू एस एम जी से है तो ये क्या होगा स्टैटिक होगा। अगर ग्राफ बड़ा हो गया एम ए नॉट, अब क्या होगा एम ए नॉट बड़ा हो गया म्यू एस एम जी से तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं आसानी से। एक हमने सिचुएशन और लिया है, ये ब्लॉक्स है और ये ब्लॉक 10 केजी का है, 2 केजी का है, ये 8 केजी का है। इस तरह का सवाल जिसमें हैंगिंग ब्लॉक होता है और उस पर ऊपर जाने का चांस नहीं रहता है, नीचे ही जाने का चांस रहता है, तो उस समय अपन को क्या करना चाहिए, हैंगिंग ब्लॉक में कब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जब टेंशन कब मैक्सिमम होगा, जब एक्सेलरेशन मिनिमम हो। एक्सेलरेशन कब मिनिमम होता है, किसी भी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो हम शॉर्टकट में जल्दी बनाने के लिए हैंगिंग ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मान लेंगे। तो मान लिया तो इस पर क्या है, पहले चेक करेंगे जो फ्रिक्शन कैसे लग रहा है। अब मान लिया कि यह हैंगिंग ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब इस पर देखो इसमें टेंशन टी थी तो इसमें होगा 2t और ये 80, तो हैंगिंग ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो गया तो वेट इसका 80 नीचे काम किया और 2t ऊपर, वो टेंशन एक्चुअल टेंशन नहीं है, इसलिए टी क्या आ गया 40 चेक करने के लिए। अब यहाँ टी 40 अप्लाइड फोर्स हो गया और इसका फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा क्योंकि म्यू एस म्यू के बराबर होगा, जब म्यू दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, इसलिए कभी कभी सवाल में म्यू दे देता है, जब म्यू दे देगा तो म्यू एस और म्यू को बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर म्यू एम जी से 50 आ गया और अप्लाइड फोर्स कितना है भाई 40, वह टेंशन वैल्यू आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उसको करेक्ट वैल्यू नहीं है, हम चेक करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स 40 हो गया और फ्रिक्शन 50 है इस पर, इसीलिए यह रेस्ट में रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, तो A1 क्या हो गया आपको 0 हो गया। अब इस पर उसी तरह चलते हैं, म्यू एस एम जी करोगे म्यू एम जी तो यह होगा इस पर 20, क्योंकि नॉर्मल 20 होगा तो 20 है, और म्यू एम जी करोगे तो 10 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन और वह पीछे लगेगा। लेकिन हैंगिंग ब्लॉक के कारण टेंशन जो आया है इसमें 40 आया है, तो 40 बड़ा है उससे, तो यह क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इधर अप्लाइड फोर्स 40 हो गया और इधर फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा है 10 न्यूटन, इसीलिए यह स्लाइड करेगा इधर, इसका एक्सेलरेशन A3 इधर हो जाएगा और इस पर फ्रिक्शन हो जाएगा 10 और इधर रस्सी का टेंशन T और इस पर भी रस्सी का टेंशन T और इस पर फ्रिक्शन इधर होगा F1। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमारा जो नया टेंशन आएगा, अब देखो हो गया ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये रेस्ट में। अब मैं बता रहा हूं कि कांस्टेंट रिलेशन निकाल लीजिए, तो इसका एक्सेलरेशन और दो कांस्टेंट रिलेशन निकालना आप जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये रस्सी की सोचो, ये नीचे जाएगा तो ये 2 से जा रहा है तो ये रस्सी वेलोसिटी में ही कांस्टेंट लगाना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल है तो एक्सेलरेशन में भी निकाल लो, जल्दी टाइम बच जाएगा, वो दिखाई दे देता है। तो अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी इसकी अगर ये नीचे खींचते हो A2 से या V2 A2 से, ये 2A2 से क्या होगा टाइट होगा, और यह इधर A1 से ये जा ही नहीं रहा, यह इधर A3 से जाएगा तो लूज होता है, तो नेट लूजिंग और टाइटेनिंग क्या होगा आपको का सम 0 कर लो,
मैंने ये करना तो नहीं चाहिए कि लूजिंग टाइट, लूज तो डिस्टेंस होता है ना, लेकिन चलता है क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको A2 तो ये एक लाइन में कर सकते हैं कि यह इधर जाएगा तो यह टाइट होगा 2A2 से, ओके। ये तो जा ही नहीं रहा है, ये इधर जा रहा है तो वो लूज होगा, टूअर्ड से स्ट्रिंग जाएगा तो लूज होगा A3 से इजिकल टू 0, तो A3 इजिकल टू होगा 2A2। ऐसा कुछ कर सकते हैं। और या आप कर लो, इसका एक्सलेशन क्या है, यहाँ 0 होगा, इसका एक्सेलरेशन A3 है तो यहाँ भी A3 होगा, तो एवरेज लगा सकते हो, उससे लूजिंग टाइटनिंग से वो भी आ जाता है। तो यह होगा 0 प्लस A3, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है गलत, ये 0 हो गया और यह हो गया A3। तो यह क्या करोगे भाई, तो 0 0 A1 माने 0, यहाँ पर 0 आप प्लस A3 और बाई 2 हो गया, यही ना होगा। अब शॉर्टकट बनाना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब A2 की वैल्यू निकाल दो भाई, A2 कौन है यह, अब एक्चुअल टेंशन निकालेंगे तो यह 80 नीचे लगेगा और अस्सी का टेंशन TT 2T, तो 80 माइनस 2T, अब भाई इसका मास एक्सप्रेशन निकल गया A3। इनफैक्ट इसी इक्वेशन में रखना चाहिए, पहले कांस्टेंट रिलेशन लगा दो और उसमें इनकी वैल्यू रख दो, वही एक लाइन में कोई भी लंबा सवाल बन जाता है। पहले कांस्टेंट रिलेशन फर्स्ट निकालो, जो हम लास्ट में निकालते हैं फर्स्ट निकालो और इनको बिना रोट कर दो, डायरेक्टिव बना दो कि ये जो है इधर जा रहा है तो 80 और इसमें टेंशन 2T ऊपर है तो 80 माइनस 2T, अब भाई टोटल मास 8 कर दिए, हो गया इसका एक्सलेशन। यह जो है भाई क्या है, यह इससे T इधर लगा, फ्रिक्शन पीछे, तो T माइनस 10/2, T माइनस 10/2 हो गया A2, और ये सवाल बन जाएगा इससे। अब देखिए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि आदमी हो या जानवर हो, उसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है या व्हीकल्स हो। अगर देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में डेली लाइफ में क्या अंतर है, जब आप कहीं पहाड़ वहां पर चल रहे हैं, जब तक ले स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो आप चलते रहो, जिधर मन करे तुम चलाओगे फ्रिक्शन को, लेकिन जब स्लिपिंग हो गया माने काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो अब फ्रिक्शन तुमको चलाएगा, जिधर ले जाएगा जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए सेफ ड्राइविंग, सेफ वॉकिंग, सबके लिए फ्रिक्शन होना चाहिए स्टैटिक। आप स्लिप कर गए तो आपका आप इच्छा नहीं चलेगा, आपके डिजायर पर वो डिपेंड नहीं करेगा, वह जो उसके डिजायर पर आपको जाना पड़ेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे डिजायर के अनुसार लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है अपने डिजायर से कारण लगता है, इसलिए हम उसके अनुसार हमें वो कंट्रोल करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को से हम मोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो सेफ वाला में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अगर एक मान लो कि यहाँ पर आदमी है तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कितना ऊपर जाएगा, ऐसा है कोई सवाल दे दिया आपको कि इधर थोड़ा सा मिटा लेंगे तो थोड़ा हमको फायदा हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि एक आदमी है लाइक दिस, यही है इंक्लाइन प्लेन और ये एंगल थीटा है, और इस पर एक आदमी चाहता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चढ़े सेफ ड्राइविंग में, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। अब वह एक्सेलरेट भी कर सकता है, डिसेलरेट भी, तो उसको ऊपर जाना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लग गया और इधर लग जाएगा एक mg sin थीटा, और एक नॉर्मल एक्शन लगता ही आप जानबे करते हैं, इधर हो गया mg cos थीटा, ओके। तो यह हो जाएगा n इक्वल टू होगा mg cos थीटा और f माइनस mg sin थीटा इजिकल टू आप क्या कर देंगे ma और f का मैक्सिमम वैल्यू म्यू से रखोगे तो a का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा और n mg cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरह सेफ ड्राइविंग आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और सिचुएशन होता है जिसको हैंडल करने में सबसे अधिक प्रॉब्लम आती है, टू ब्लॉक सिस्टम को हैंडल जब करता है आदमी तो दिक्कत आ जाती है। तो टू ब्लॉक सिस्टम को कैसे हैंडल करेंगे, तो जैसे लाइक यही है, इस पर एक फोर्स लगा है F, अब यह इस पर रखा हुआ है, तो पहले तो एक कॉमन है, मान लो कि दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं रहा, एक कॉमन एक्सेलरेशन निकाल देगा, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल दिया F माने दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जाएगा तो सिस्टम मान सकते हैं, एक पार्टिकल मान सकते हैं, न्यूटन लगा सकते हैं, तो F/m1 + m2 हो जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन। अब क्या है, यह सरफेस से स्मूथ है, तो अब देखो मैं बता रहा हूं कि अब क्या होगा कि इस पर जाकर बैठ जाइए, इस पर जाकर, क्योंकि यही इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, तो आप इस पर बैठोगे तब रिलेटिव मोशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, बेटर समझ पाओगे। तो इस पर बैठोगे तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा m2a0, पीछे एक m2a0 लग गया भाई स्यूडो फोर्स, तो नेट अप्लाइड फोर्स इस पर क्या हो गया भाई m2a0, एक स्यूडो फोर्स लग गया पीछे की ओर, तो नेट अप्लाइड फोर्स F माइनस m2a0 हो गया, और वह लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन से μsm2g से, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी इसकी वैल्यू अगर इससे कम आ गए तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और साथ में दोनों चलेंगे। इसीलिए यह जो है इस पर जब फोर्स लगाएगा, या अब देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिसाइड हो गया, तो अब इस पर इसके कारण इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा,
तो इसके कारण इस पर फ्रिक्शन आगे लग गया। तो इसका मास कितना है, m1 है, तो फ्रिक्शन डिसाइड करना है। तो इस पर जो है ये इक्वेशन अगर है तो F इक्वल टू क्या होगा, m1 a0, तो स्लिपिंग नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन तो कॉमन ही रहेगा। अगर ग्रेटर हो गया, ये F ग्रेटर हो गया उससे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया तो क्या कहना, जिस पर अप्लाइड फोर्स है उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिस पर नहीं है उससे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो F माइनस ग्राउंड फ्रेम में चलाइए तो F माइनस म्यू के m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a2, और इस पर इसके कारण फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ग्राउंड फ्रेम में हम बात अब कर रहे हैं, तो इसके कारण इस पर फ्रिक्शन आगे लग गया, म्यू के m2g, वह हो गया m1a1। ये तो हो गया अपना। अब कभी कभी जो है सवाल को खतरनाक बना देता है, जैसे कोई बॉडी है, इसी को यही कोई बॉडी है और इसको ऐसे दबा देगा, ठीक है ना, ऐसे दबा दिया वॉल पर, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे होगा और एक कंपोनेंट होगा सरफेस के लॉन्ग। तो मैं बता रहा हूं कि इसको ऐसे दबाए हुए है, ऐसे ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर हो गया, ऐसे दबाए हुए है, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे दबाए हुए है, सवाल को ऊपर वाला में, इसमें देखिए ऐसे दबाए हुए है, तो एक तो वर्टिकल नीचे कंपोनेंट आएगा, एक ऐसे आएगा। तो मैंने क्या किया, ये फोर्स का एक इधर कंपोनेंट बना दिया जो एन को बैलेंस कर लिया। तो वह आप क्या कर सकते हैं उसमें, एन इजकल टू एफ साइन थीटा। अब क्या होगा, नीचे फोर्स कौन कौन हो जाएगा, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, और वह फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा जो सरफेस लगाएगा, और यह फ्रिक्शन लेस और इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन होगा। इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद आपका एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो कोई भी बॉडी अगर इस पर रखा हुआ है, इस इंक्लाइन प्लेन पर, और ये जो है ऐसे ऐसे एंगल बढ़ाते गए, तो एक एंगल पर ही चलने को हो जाएगा, माने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो उस समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप एंगल ऑफ रिपोज बोल लेना। तो लाइक यह है, और इस ये एंगल थीटा नॉट पर यह ब्लॉक इक्विलिब्रियम हो गया, तो इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा नॉट, और इधर होगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा नॉट, और दोनों को बैलेंस कर दीजिए। तो ये थीटा नॉट स्लिप, इससे अधिक एंगल होगा तो स्लिपिंग होने लगेगा, कम रहेगा तो स्लिपिंग नहीं होगा। तो इसको कहते हैं आपको tan थीटा नॉट निकल जाएगा यूएस के बराबर, और इससे आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इस पर स्लिपिंग नहीं होता लेकिन फ्रिक्शन लिमिटिंग लगता है। अभी ये मेन चीज है, आपको इससे काम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।